अध्याय 201। क्या वह तैयार थी? परीक्षा सप्ताह को एक कारण से नरक सप्ताह कहा जाता है। हालांकि सभी चीजों की शुरुआत और अंत होती थी। एकदम घोटू और घबराहट पैदा करने वाली परीक्षा के सप्ताह के बाद आखिरकार इसका अंत आ गया। मैं परिणाम को लेकर बहुत घबराई हुई हूँ, लिली ने पेनी की मेज के चारों ओर अपनी कुर्सी खींचते हुए व्यक्त किया। मैं चिंतित हूँ। गिन्नी, क्या तुम भी चिंतित हो? गिन्नी, जिसने पेनी की मेज के चारों ओर एक कुर्सी भी खींची थी, बैठ गई। हाँ, मैं सचमुच चिंतित हूँ। मुझे अपने ग्रेड ऊपर रखने की जरूरत है। पेनी, तुम कैसी हो? पेनी ने अपने दोस्तों की तनाव भरी निगाहों को देखते हुए प्यार से पलकें झपकाईं। यह मेरे नाश्ते में कटौती करने से भी आसान है। बहुत कठिन। मैं बहुत घबरा गया हूँ। अपने दोस्तों को राहत और घबराहट दोनों में आहें भरते देखकर वह एक देवदूत की तरह मुस्कुराई। ये ठीक है दोस्तों, आपने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, इसलिए मुझे यकीन है कि आपके परीक्षा परिणाम ठीक होंगे। गिन्नी और लिली ने उन्हें खुश करने के उसके प्रयास की सराहना करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। हालांकि उनकी चिंताएं बनी रहीं। तथ्य यह है कि शीर्ष खंड में बने रहना उन सभी के लिए पहले से ही एक दबाव था। इसके अलावा गिन्नी को एक विद्वान छात्रा के रूप में अपने अच्छे ग्रेड बनाए रखने थे, और तथ्य यह है कि पेट्रिसिया ने उसे अतीत में धमकाया था। गिन्नी को अपने ग्रेड उच्च बनाए रखने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में इस अंतिम परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना था। अरे अरे, उनका एक सहपाठी उत्साहपूर्वक उनके पास आया। राष्ट्रपति, क्या हमारे पास अगले सप्ताह के स्थापना सप्ताह के लिए कोई योजना है? लिली ने ऊपर देखा और पलकें झपकाईं। स्थापना सप्ताह? ओह ठीक है, अब हमारे पास वह है। अकादमी में अंतिम परीक्षा के बाद अगले सप्ताह ग्रीष्म अवकाश से पहले एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम होगा। यह उन छात्रों के लिए एक उपहार था जिन्होंने परीक्षा सप्ताह के दौरान कड़ी मेहनत की थी, और यह छात्रों को परिणाम की प्रतीक्षा करते समय कुछ मौज मस्ती करने देने का स्कूल का तरीका था। लगभग कड़वी सच्चाई को संभालने से पहले कैंडी देने जैसा। ये सोचते हुए पेनी का चेहरा सिकुड़ गया। अपने छात्रों को थका देने के बाद वे इस कार्यक्रम का आयोजन करते थे ताकि कुछ छात्र सप्ताह के अंत में अपने ग्रेड देखकर रो सकें। चूंकि हम फैन क्लब में हैं और यहाँ हर कोई इसका हिस्सा है, हम सोच रहे थे कि क्या हमें क्लब और हमारे क्लास सेक्शन के बूथ को एकीकृत करना चाहिए। सहपाठी ने उत्साहपूर्वक कहा। आप क्या कहते हैं? लिली, जो अभी भी परीक्षा से उबरने की कोशिश कर रही थी, ने इसके बारे में सोचा। एक सेकंड के बाद वह एक सेकंड पहले की अपनी चिंताओं को तुरंत भूल गई। ये बुरा नहीं है। वह घबरा गई और गिन्नी की ओर मुड़ी। गिन्नी, ये बहुत अच्छा विचार है ना? गिन्नी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसने फिलहाल अपनी चिंताओं को भूलने का फैसला किया है। पेनी, क्या आपके पास स्थापना सप्ताह के लिए कोई विचार है? लिली ने पूछा, और वे सभी पेनी की ओर मुड़े। उसके उत्तर की प्रतीक्षा में उनकी आंखें चमक उठीं। आह, वो पेनी ने उनके उत्सुक चेहरों के बीच अपनी आंखें घुमाते हुए अजीब तरह से हंसी। उसके बारे में मैं नहीं, मेरा मतलब है। पेनी, अचानक मिस सैनफोर्ड की आवाज कक्षा में आती सुनाई दी। हर कोई सहजता से अपने होमरूम शिक्षक की ओर मुड़ा, जो कक्षा के सामने की ओर बढ़ रहा था। हाँ, मिस सैनफोर्ड। पेनी इसे अपने लिए योजना बनाने के एक अवसर के रूप में देखते हुए उत्साहपूर्वक अपनी सीट से उठी। पेनी का उत्साह देखकर मिस सैनफोर्ड मुस्कुराई। प्रधान अध्यापक तुम्हें अपने कार्यालय में बुला रहे हैं। ओह, पेनी ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली, लेकिन अधिक प्रश्न नहीं पूछे। उसने बस अपने दोस्तों का सामना किया और मुस्कुरा दी। लिली, आप तय कर सकती हैं कि हमें स्थापना सप्ताह पर क्या करना चाहिए। मुझे आप पर भरोसा है टिल्ड। ओह ठीक है। लिली तेजी से अपना सामान लेते हुए पेनी को देखकर पीछे चली गई। वे बस पेनी को ये कहते हुए कक्षा से बाहर भागते हुए देख सकते थे। मिस सैनफोर्ड, मैं अब हेडमास्टर के कार्यालय जा रहा हूँ टिल्ड। तारांकन तारांकन तारांकन। जब पेनी अपनी कक्षा से दूर थी तो उसकी तेज गति धीमी हो गई जब तक कि वह सामान्य गति से चलने नहीं लगी। प्रधानाध्यापक के कार्यालय के रास्ते में आखिरकार उसे यह सोचने का समय मिल गया कि इस बार प्रधानाध्यापक उससे क्या चाहता है। क्या मैंने कुछ गलत किया, या क्या मैंने परीक्षा का उत्तर इतनी तेजी से दिया कि यह संदिग्ध लग रहा है? उसने भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचा। नहीं, यह असंभव है। हमने अभी अभी अपनी परीक्षा समाप्त की है और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे शिक्षकों ने पहले ही उनकी जांच कर ली हो। पेनी ने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग में जो भी विचार थे उन्हें उछाल दिया। आश्चर्यचकित होने या खुद को अनावश्यक चिंता देने का कोई मतलब नहीं था। यह विचार मन में लेकर पेनी जल्द ही प्रधानाध्यापक के कार्यालय पहुंच गई। एक बार दस्तक देने और अपनी उपस्थिति बताने के बाद उसने अंदर से प्रधानाध्यापक की आवाज सुनी। अंदर आने की अनुमति पाकर पेनी तेजी से अंदर चली गई। पेनी, हेडमास्टर ने अपनी मेज से उठते हुए पुकारा और पेनी को कार्यालय में सोफे पर बैठने के लिए हाथ का इशारा किया। पेनी आज्ञाकारी रूप से लंबे सोफे पर बैठ गई। उसका बैग उसकी गोद में था।
इसी बीच हेडमास्टर अपना पढ़ने का चश्मा उतारते हुए विंग कुर्सी पर बैठ गए। उसके हाथ में मुट्ठी भर फाइलें थीं, जिन्हें उसने मेज पर रख दिया। पेनी, हेडमास्टर ने फिर से फोन किया। उनकी सौम्य मुस्कान ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि यह कोई बुरी खबर नहीं है। क्या तुम्हें अंदाजा हुआ कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? पेनी ने सिर हिलाया। उन्होंने संक्षेप में कहा, प्रोफेसर सिंह कुछ दिन पहले आपके पास पहुंचे थे और आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे, और पेनी के लिए केवल इतना ही काफी था ये समझने के लिए कि यह सब क्या था। मुझे जल्द ही उच्च स्तर पर छलांग लगाने का आपका अनुरोध भी प्राप्त हुआ है। आपके रिकॉर्ड की जांच करने पर मैं आपको विश्वास से बता सकता हूं कि आपके आगे बढ़ने और स्नातक होने की संभावना अधिक है। पेनी ने किसी तरह अपनी सांस रोकते हुए अपने होंठ भींचे। उसके दिल में प्रत्याशा का मिश्रण था। और प्रोफेसर सिंह एक युवा प्रतिभा का पोषण करना चाहते हैं, जैसा कि वह आपको कहते थे। जल्दी आप कर सकते हैं। हेडमास्टर का स्वर गंभीर हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए, प्रधानाध्यापक के रूप में आपकी साख बहुत प्रभावशाली है। ईमानदारी से कहूं तो वे स्टार सेक्शन की तुलना में अधिक प्रभावशाली हैं। हालांकि केवल एक ही चीज है जिसके बारे में मैं चिंतित हूं। उसकी भौहें उत्सुकता से ऊपर उठ गईं। पलक झपकते हुए वह हेडमास्टर द्वारा जो कुछ भी जोड़ना चाहता था उसे पूरा करने का इंतजार कर रही थी। क्या आप सचमुच इसके लिए तैयार हैं? उसने केवल उसकी मुस्कान देखने के लिए पूछा। हाँ हेडमास्टर, उसका उत्तर बिना किसी हिचकिचाहट के त्वरित था। इसी सब की मेरी इच्छा थी। हेडमास्टर ने अपना सिर हिलाया। लेकिन प्रोफेसर सिंह के अधीन इंटर्नशिप के लिए आपको अपने परिवार से अलग होने की आवश्यकता हो सकती है। मैं कोई भी प्रयास नहीं कर रहा हूं और आपका जो भी निर्णय होगा मैं उसका सम्मान करूंगा। आखिरकार तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा निर्णय जो भी हो वे तुम्हारे अभिभावक के रूप में उसका समर्थन करेंगे। पेनी, मैं बस चिंतित हूं क्योंकि आप केवल उनके साथ फिर से मिले हैं, उन्होंने समझाया। मैं आपसे इस बारे में बात करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन चार्ल्स, आपके पिता मेरे लिए एक अच्छे बेटे की तरह है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त रहें। क्या तुम सचमुच तैयार थे? इस बार पेनी ने कोई उत्तर नहीं दिया और उसके चेहरे पर निर्णायक मुस्कान फीकी पड़ गई। अध्याय 202। ओह नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। क्या वह तैयार थी? हेडमास्टर के शब्द पेनी के दिमाग में अटक गए और उनसे बातचीत के बाद भी वे उसके दिमाग में घूमते रहे। गलियारे से होते हुए अपनी इमारत की ओर लौटते हुए उसके कदम धीमे थे और उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। मैं कैसे तैयार नहीं हूँ? मैं बचपन से ही इसके लिए तैयार थी, उसने बुदबुदाते हुए कहा कि अगर कभी वह अपनी किस्मत नहीं बदल पाती तो उसने 10 बैकअप योजनाएं बनाई और फिर भी उस हवेली में पहुंच गई जिसने पिछले जन्म में उसकी उपेक्षा की थी। लेकिन उसके दिल की गहराई में ये प्रधानाध्यापक के प्रश्न नहीं थे जो उसके मन में गूंजते थे, बल्कि वह भावना थी जो उसने इस विचार से महसूस की थी। जब पेनी छोटी थी तब उसने जो योजनाएं बनाई वे सभी उसके पिछले जीवन पर आधारित थीं। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं थीं जो नहीं बदली और इस जीवन में दोबारा घटित हुई। उसके आसपास के कई लोग किसी न किसी तरह से बदल गए। हैंस के देश में लंबे समय तक रुकने से लेकर उसके भाइयों का बदलाव, नीना की अनौपचारिक मुक्ति और सब कुछ। उसके दोस्त, ग्रेस, स्कूल, उसके पालतू जानवर और यहाँ तक कि उसका आकार भी। नाम बताए, बहुत सारी चीजें बदल गईं। पीछे मुड़कर देखने पर यह उस जीवन से बहुत दूर था जो उसका हुआ करता था। ये बहुत अलग था, ऐसा कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं फिलहाल वही सपना जी रही हूँ जो मैंने कभी देखा था, उसने सोचा और गहरी सांस ली। लेकिन फिर भी मैं अभी भी जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही नहीं रहना चाहता। पेनी के पास बहुत सारी योजनाएं थीं और वह ऐसे काम करना चाहती थी जो वह अपने पिछले जीवन में नहीं कर सकी। वह नहीं जानती थी कि उसके पास एक और अतिरिक्त जीवन है या नहीं, लेकिन इस जीवन काल में उसने न केवल इसे अपनी शर्तों पर जीने का वादा किया, बल्कि वह इसे पूरी तरह से जिएगी, अन्वेषण करेगी और आनंद लेगी। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो वह जल्दी शादी करना चाहती थी और अपना खुद का परिवार बनाना चाहती थी। वह मूल योजना थी, लेकिन किसी तरह उसके दिल का एक छोटा सा हिस्सा थोड़ा अनिच्छुक था। यह अनिच्छा कहाँ से आ रही है? वह फुसफुसाए। जैसे ही उसने दालान के अंत में विस्तृत जगह पर भीड़ को देखा, उसके कदम रुक गए। क्या चल रहा है? क्या कोई लड़ाई है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने पलकें झपकाईं, उसकी जिज्ञासा जाग उठी। अपने नासमझ व्यक्तित्व के साथ कार्यभार संभालते हुए पेनी पास आए और उसका चेहरा उतना ही मुड़ गया जितना वह करीब थी। क्या वह दूसरा भाई नहीं है? बास्केटबॉल टीम के साथ क्या हो रहा है? पेनी किनारे पर रुक गया और उन दर्शकों के साथ शामिल हो गया जो ये सब कुछ देख रहे थे, जो इस नाटक को उजागर करने वाला था। अरे मैक्स, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? बास्केटबॉल टीम के सदस्यों में से एक ने अपनी निराशा व्यक्त की। क्या तुम यहाँ सिर्फ डींगे हाँकने आए हो? यदि तुम प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते तो ऐसा ही करो। पेनी की नज़र मैक्स नाम के इस व्यक्ति पर पड़ी और उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। क्या मैंने उसे कहीं देखा? उसने अपनी यादों को टटोलते हुए ऊपर देखते हुए आश्चर्य किया।
ये याद करके कि उसने इस लड़के को कहाँ देखा था, उसका चेहरा खराब होने में देर नहीं लगी। स्टार सेक्शन गार्डन, जहां उसने सीधे रे पर एक फूलदान फेंका। सही, वो वहां है। मैक्स की फिगर का मूल्यांकन करते समय उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बास्केटबॉल टीम खुले तौर पर अपने एक सदस्य के प्रति अपनी नापसंदगी व्यक्त करती है। जहां तक मुझे याद है, ये सदस्य स्टार वर्ग से है और वह हमेशा सोचता है कि उसके अन्य साथी उसके बिना हारे हुए हैं। पेनी ने ये सोचकर भौहें सिकोड़ लीं और यह आदान प्रदान बास्केटबॉल टीम की उसके प्रति नाराजगी को उचित ठहराएगा। मैं यहाँ अपनी बड़ाई करने नहीं आया हूँ। हाँ, मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए था। यह आप ही लोग हैं जो मेरे पास आए और मुझे अभ्यास करने के लिए कहा और मूर्खतापूर्ण और अनावश्यक टिप्पणियां दी। मैक्स ने अहंकारपूर्वक तर्क दिया। यदि आप लोग अभ्यास करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें, मुझे इसके साथ मत घसीटो। उनके जवाब से बास्केटबॉल टीम का चेहरा उदास हो गया। चलो चलें, ह्यूगो ने अपनी आंखों में तीखी नजर के बावजूद शांति से प्रस्ताव रखा। अगर वह प्रशिक्षण में शामिल नहीं होना चाहता तो कोई बात नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके साथियों ने उस पर कटु दृष्टि डाली, लेकिन वे जानते थे कि ह्यूगो सही था। वे वर्षों से मैक्स के साथ फंसे हुए थे, जिसे प्रिंस सिंड्रोम था। उन्हें पता होना चाहिए कि उससे बात करना दीवार से बात करने जैसा है। वे उसके विकृत तर्क से कभी नहीं जीतेंगे। मैक्स ने ह्यूगो पर अपनी आंखें तेज करते हुए व्यंग्य किया और टीम को दयनीय समूह की तरह धीरे धीरे पीछे हटते देखा। ह्यूगो बेनेट, ऐसा अभिनय करना बंद करो जैसे तुम मेरे बिना इस पूरी टीम को ले जा सकते हो। बास्केटबॉल टीम रुकी और धीरे से उसकी ओर देखा। क्या कहा आपने? किसी ने अविश्वास से पूछा। मैक्स, बास्केटबॉल एक टीम खेल है, ह्यूगो ने तर्क दिया। मैं कुछ भी या किसी को लेकर नहीं चलता। हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं, जीते या हारे एक साथ। आप कितने महान हैं, मैक्स ने कहा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं किसी को हार का महिमामंडन करते हुए सुन रहा हूँ। हार तो हार होती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं या नहीं, इसे अभी भी हारा हुआ व्यक्ति कहा जाता है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैक्स ने कहा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे इस बात से निराशा है कि मेरी टीम हारना भी ठीक समझती है। फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ प्रशिक्षण क्यों नहीं लेता। यही कारण है, न केवल इसलिए कि आपका खेल बहुत औसत दर्जे का है, बल्कि आप दयनीय भी हैं। ह्यूगो का जबड़ा कड़ा हो गया, मुख्यतः क्योंकि हमला पूरी टीम की ओर था। ये ठीक होता यदि ये केवल उसके प्रति होता, वह इसकी उपेक्षा कर सकता था। मैक्स, तुम इसे लंबा खींचकर क्या चाहते हो? ह्यूगो ने बिना इधर उधर भटके पूछा। अपनी टीम पर मौखिक रूप से हमला करके और टीम का आत्मविश्वास छीनकर आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, ईमानदारी से। मैक्स ने कंधे उचकाए। या शायद एक है। टीम छोड़ो, ह्यूगो बेनेट। क्या तुम पागल हो? एक सदस्य अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और दहाड़ने लगा। हालांकि उनके साथ के एक सबसे बड़े सदस्य ने नाराज सदस्य पर हाथ रख दिया। हर किसी के विपरीत बड़ा आदमी शांत था और मैक्स के ताने से अप्रभावित था। बड़े आदमी ने मैक्स पर नजरें गड़ा दी और कहा, मैक्स, मुझे नहीं पता कि तुम आज अचानक इतना साहसी व्यवहार क्यों कर रहे हो, लेकिन कारण जो भी हो, मुझे आशा है कि तुम्हें अपने दिल में शांति मिलेगी और तुम इस टीम और खेल का सार समझोगे। दोस्तों, बड़े आदमी ने, जो टीम का कप्तान भी था, अपनी टीम पर नजर डाली। चलो चलें और प्रशिक्षण लें। फिर जैसे ही उन्होंने जाने की कोशिश की, मैक्स उपहास में हंसा। एक और बात जिसके लिए मुझे ये टीम दयनीय लगी, वही है कि आपने उस हारे हुए व्यक्ति को कप्तान चुना। इस बार हवा का दबाव 10 स्तर तक बढ़ गया और जो कोई भी ये देख रहा था, वह अपनी सांसें रोके बिना नहीं रह सका। इसमें पेनी भी शामिल थी। पेनी की आंखें चौड़ी हो गईं। ओह नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। अध्याय 203, उसका पैसा फिर से दांव पर था। यह कोई रहस्य नहीं था कि मैक्स और बाकी बास्केटबॉल टीम के बीच एक जटिल रिश्ता था। मैक्स ने कभी भी उनके साथ प्रशिक्षण नहीं लिया और कई बार उनके अभ्यास खेल में चीजें आमतौर पर गर्म हो जाती हैं। हालांकि टीम में मैक्स और ह्यूगो के रहते हुए टीम ने हमेशा लगभग सभी गेम जीते, लेकिन हर कोई जानता था कि प्रत्येक सदस्य आवश्यक था। कप्तान का तो जिक्र ही नहीं। एक और बात जिसके लिए मुझे ये टीम दयनीय लगी, वही है कि आपने उस हारे हुए व्यक्ति को कप्तान चुना। बास्केटबॉल टीम एक बार फिर रुकी और धीरे धीरे उनका फिर से मैक्स से सामना हुआ। इस बार उनके चेहरे सिर्फ उदास और नाराज नहीं थे, उनके चेहरे गहरे रंग के दिख रहे थे और किसी तरह पेनी का परिवेश फीका पड़ गया। ये तीव्र है। पेनी मानसिक रूप से हौंफने लगी, यहाँ तक कि मेरे आसपास का माहौल भी इससे अंधकार में हो गया। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, उसे अपने कंधे पर हल्की थपकी महसूस हुई। जब वह मुड़ी तो उसकी नज़र एटलस के सादे चेहरे पर पड़ी जो उसे नीचे देख रहा था। पहले भाई, वह बुदबुदाने लगी। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके आसपास का माहौल अचानक से धुंधला हो गया था।
एटलस ने कुछ भी नहीं कहा या कोई अन्य अभिव्यक्ति नहीं की क्योंकि वह उसके पास खड़ा था और उसने अपनी आंखें नाटक की ओर उठाई। पेनी ने अपना गला साफ किया और इसे भी दिलचस्पी से देखा। हालांकि ह्यूगो वहां थी, उसे ऐसा नाटक देखना दिलचस्प लगा जिसमें वह शामिल नहीं थी। आप बास्केटबॉल टीम के एक सदस्य ने उपहास किया। कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैक्स, क्या तुम सचमुच लड़ाई की तलाश में हो? दूसरे ने एक कदम आगे बढ़ाया, लड़ने के लिए तैयार। एक अन्य सदस्य ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी छाती बाहर, ठुड्डी ऊंची। दोस्तों, कप्तान, जो इससे भी खुश नहीं था, को अपने बढ़ते गुस्से को शांत करना पड़ा और उन्हें रोकना पड़ा। वह सिर्फ ताना मार रहा है। मैक्स, अगर तुम्हें लगता है कि तुम टीम के लिए इतने ही मूल्यवान हो तो अगला गेम अकेले क्यों नहीं खेलते? हम। ह्यूगो, जो मैक्स के तानों में बुरी तरह फंस गया था, ने टिप्पणी की। चूंकि आप अभी भी इस बात से खफा हैं कि हमने आपके बजाय कप्तान को चुना, तो टीम छोड़ दें। कप्तान ह्यूगो की ओर मुड़ा और चेतावनी दी। ह्यूगो, ये काफी है। कप्तान, हम हमेशा इस आदमी को हर बार छोड़ देते हैं। हाँ, हम सभी की शांति के लिए हमेशा चुप रहते हैं। हालांकि वह अब सीमा पार कर रहा है। हमने पहले ही उसे अपने अभ्यास और प्रशिक्षण को खारिज कर दिया, उसकी अहंकारी टिप्पणियों के बारे में चुप रहे, और यहाँ तक कि अब तक उसके रवैये के साथ हमारी आंतरिक समस्याओं के बावजूद उसके साथ खेलने की कोशिश की। किसी ने नाराजगी भी जताई, लेकिन कप्तान का अनादर करना निम्न स्तर का एक और स्तर है। कि सही? ह्यूगो ने अपने कप्तान पर कड़ी नजर डालते हुए सिर हिलाया। कैप्टन, आप अभी भी हमारी टीम के कप्तान हैं। उसका इस तरह से आपका अनादर करने का मतलब है कि वास्तव में उसके मन में अपनी टीम, अपने कप्तान और यहाँ तक कि खेल के लिए भी कोई सम्मान नहीं है। कैप्टन ने आह भरी, ये जानते हुए कि मैक्स और उसकी टीम जिद्दी समूह थे। मैक्स, ये काफी है। अरे, जब बहुत हो गया तो मैं कहता हूँ कि बहुत हो गया, मैक्स ने जवाब दिया और कैप्टन की बात को सिर्फ ये साबित करने के लिए काट दिया कि उसके मन में उसके लिए कोई सम्मान नहीं है। जब मैं जो कह रहा हूँ वह सच है तो आप सब मुझ पर गुस्सा क्यों हैं? यदि तुम मेरा सम्मान चाहते हो तो पहले तुम लोग इसे अर्जित करो। जाहिर है, आप में से किसी ने भी अभी तक वह कमाई नहीं की है। उसकी आंखें उपहास से चमक उठी। न केवल आपको टीम में बने रहने के लिए परीक्षा और पाठ और अपने ग्रेड बनाए रखने के बारे में रोना पड़ता है, बल्कि आप उस खेल में भी उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकते जो आपको पसंद है। मुझे बास्केटबॉल भी पसंद नहीं है। क्या आपको लगता है कि मुझे ये पसंद है? नहीं, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि स्कूल चाहता है कि मैं खेलूं और क्योंकि मैं कुछ अन्य चीज़ों के साथ कुछ समय की छुट्टी चाहता हूँ। इसलिए आश्चर्यचकित न हूँ अगर मैं इस खेल में या इस टीम में अपना दिल और आत्मा नहीं लगाऊं। मैं बिना प्रयास किए ही इसमें अच्छा हूँ। ये स्टार सेक्शन में बने रहने के समान है। मैं वहाँ हूँ और आप में से कोई भी वहाँ नहीं है। जब मैक्स की नज़र ह्यूगो पर पड़ी तो वह मुस्कुराया। ये बात अपने भाई ह्यूगो को बताओ। वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता है, लेकिन वह कभी भी स्टार वर्ग में नहीं आएगा। तो बस यही सब कुछ है। ह्यूगो ने सूखी हंसी छोड़ी। आप मेरे भाई की वजह से नखरे दिखा रहे हैं और टीम को भड़का रहे हैं। उसे शायद धमकी दी गई है। सदस्यों में से एक को तुरंत मैक्स को मारने का तर्क मिल गया। ये सुनकर बाकी लोग भी खूब हंसे। मैक्स, अगर तुम इतना डरते हो कि एटलस तुम्हें बाहर निकाल देगा तो हम समझते हैं। एटलस और पेनी किनारे पर। एटलस के साथ आपकी समस्याएं हमसे भिन्न हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जन्मजात तुच्छ हैं। ये स्टार वर्ग से कोई है। मुझे लगता है कि जब से एटलस ने अंततः उन पर युद्ध की घोषणा की है, वे सभी खतरे में हैं। उनका आत्मविश्वास बढ़ता देख मैक्स जोर से हंसा। धमकी दी गई? हाँ, मुझे उससे खतरा क्यों महसूस होगा? अगर एटलस भाग्यशाली है तो वह अंदर आ सकता है। यह हो सकता है कि उसे हमारी कक्षा में सीट मिल जाए। यानी अगर हम में से किसी को उस पर दया आती है। इसके अलावा भले ही एटलस निस्संदेह चतुर और मेहनती है, केवल यही एक चीज है जो वह कर सकता है। आपको ऐसा लगता है? ह्यूगो ने अपनी टीम की ओर से अजीब निगाहें अर्जित करते हुए अपनी बात उगल दी। ये सोचकर कि इससे स्थिति और खराब नहीं होगी, उन्होंने मैक्स को परेशान करने के लिए ह्यूगो की टिप्पणियों का अनुसरण किया। मैक्स, एटलस टीम में नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह खेल नहीं सकता। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर एटलस उससे कहीं बेहतर हो। एटलस और पेनी किनारे पर। हाँ, कैसा रहेगा यदि आप छोड़ दे मैक्स? और शायद हम एटलस को आमंत्रित कर सकते हैं। पहले भाई, तुम बास्केटबॉल भी खेलते हो? पेनी ने हौंफते हुए एटलस की ओर देखा, तभी उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखा। हालांकि उनकी टिप्पणियों ने पहले ही सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया था और उनकी निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर ली थी। जब टीम की नज़र एटलस के चेहरे पर पड़ी, छाया पर पड़ी, तो टीम भयभीत हो गई। ह्यूगो ने अपने होंठ दबाए और अपने भाई की घातक निगाहों से बच गया। अरे नहीं, ह्यूगो इस समय यही कहना चाहता था, मैंने गलत बोला, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि सब कुछ पहले ही कहा जा चुका था। दूसरी ओर मैक्स मुस्कुराया। अच्छा एटलस, क्या तुमने वह सब कुछ सुना जो उन्होंने अभी कहा?
जोर से और स्पष्ट। एटलस का स्वर ठंडा और धीमा था, जिससे हवा में दमनकारी वातावरण में और अधिक तीव्रता आ गई। क्या वह सच है? मैक्स ने पूछा, लेकिन इस बार एटलस केवल उसे देखता रहा। चूंकि हर कोई यही कह रहा है, अगले सप्ताह आप टीम में कैसे खेलेंगे? सभी ने उसे अविश्वसनीय रूप से देखा, केवल मैक्स का उपहास देखा। चूंकि अगला सप्ताह फाउंडेशन सप्ताह है, हम एक बास्केटबॉल खेल का आयोजन कर सकते हैं। स्कूल की बास्केटबॉल टीम बनाम मैक्स की टीम। उसके बारे में क्या? एक और दांव। पेनी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। लेकिन मैंने फर्स्ट ब्रदर पर दांव लगाया क्योंकि मुझे पता था कि वह अंततः स्टार सेक्शन में आ जाएगा। लेकिन ये गेम कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ। जैसे ही पेनी मैक्स द्वारा प्रस्तावित इस शर्त के बारे में सोच रही थी, एटलस ने अचानक उसे अपने करीब खींच लिया। जरूर। एटलस ने पेनी के सिर के ऊपर हाथ रखते हुए सिर हिलाया। स्कूल की बास्केटबॉल टीम पर पेनी का पैसा। उसने आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखा। इस बार मैंने तुम्हें इस दांव में नहीं फंसाया, अब मुझे क्यों घसीटा जाए? एटलस ने बस उसकी ओर देखा, जैसे कि उससे कह रहा हो, ह्यूगो ने मुझे इसमें खींच लिया था और इसलिए हम दोनों इसमें एक साथ हैं। उसे पहले 2 दावों से भुगतान भी नहीं मिला था और उसका पैसा फिर से दांव पर था। अध्याय 204। शायद 5 दिनों में कोई चमत्कार होगा। सप्ताहांत। पेनी का हमेशा से मानना था कि एटलस एक ऐसा भाई था जो ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन अपने छोटे भाई बहनों के लिए खड़ा रहता था। वह ऐसा व्यक्ति था जो अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना नहीं जानता था और केवल कार्यों के माध्यम से उन्हें प्रदर्शित करता था। भावनाओं के संबंध में उनकी संचार समस्याओं के कारण भी उन्हें आसानी से गलत समझा गया। उनमें से अधिकतर गुण अच्छे थे, अगर वह किसी की परवाह करता था, लेकिन क्योंकि उस समय उसे पेनी की कोई परवाह नहीं थी, वे गुण कुछ ऐसे थे जिन्होंने उसके दिल में केवल कड़वाहट भर दी। इस जीवनकाल में एटलस अभी भी वैसा ही था। पेनी ने इस जीवनकाल में उसके बारे में जो एकमात्र नई चीज खोजी वह थी, वह एक प्रतिशोधी व्यक्ति था। पेनी ने उसे केवल एक ही दांव में फंसाया, लेकिन ये दूसरी बार था जब उसने उसे किसी स्थिति में घसीटा। मेरा गरीब पैसा। जब पेनी ने बेनेट मैंशन में बास्केटबॉल टीम को अपना अभ्यास मैच खेलते हुए देखा तो उसका दिल पसीज गया। मेरा गरीब पैसा। उसकी गोल गोल आंखें आंसुओं से चमक उठी, उस पैसे के गम में जो उसे खोना पड़ा। अभी वह जो देख रही थी वह दयनीय था। ह्यूगो और बास्केटबॉल टीम ने एटलस को इस खेल में क्यों घसीटा? बहुत खूब। उसके बगल में बैठे स्लेटर का मुंह आंशिक रूप से खुला हुआ था, विस्मय और सदमे के बीच फटा हुआ था। पहला भाई अत्यंत दयनीय है। वहां हवेली की खाली जगह में बने छोटे बास्केटबॉल कोर्ट में एटलस के साथ बास्केटबॉल टीम थी। पसीने से उनकी त्वचा चमकदार हो गई, उनके कपड़े गीले हो गए और वे सभी थके हुए लग रहे थे। हालांकि बास्केटबॉल टीम के विपरीत, जो प्रशिक्षण और खेल खेलने के आदी थे, एटलस ऐसा लग रहा था जैसे वह थकावट से मरने वाला था। इतना ही नहीं, एटलस गेंद को पकड़ सकता है और दूसरों को उसके ठीक सामने उसे चुराने दे सकता है। एटलस गेंद को पास करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन किसी कारण से गेंद हमेशा विरोधी टीम में ही समाप्त होगी। वह दौड़ने में भी सबसे धीमे थे और यह कोर्ट असली कोर्ट से छोटा है। स्लेटर फुसफुसाए, इसमें एटलस को इसमें घसीटे जाने के लिए खेद महसूस कर रहे थे। ये दूसरे भाई की गलती है, उसे इसमें पहले भाई को नहीं घसीटना चाहिए क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वह खेल में दयनीय है। क्या यही कारण नहीं था कि एटलस उस क्षेत्र के लिए कठिन अध्ययन कर रहा था? स्लेटर घबरा गया और पेनी की ओर मुड़ा। पेनी, क्या आपने पहले ही अपना पैसा उस पर लगा दिया है? धीरे धीरे पेनी ने बड़ी बड़ी आंखों से अपने तीसरे भाई का सामना किया, मानो वह किसी भी क्षण अपनी आंखें बाहर निकाल लेगी। मैं नहीं चाहता था, लेकिन आपका पहला भाई चाहता है कि मैं अपना सारा पैसा लगा दूं और उसने ऐसा बहुत आत्मविश्वास से कहा। इस बिंदु पर पेनी को पता था कि एटलस उसके प्रति द्वेष रखता है। मुझे करना होगा, पेनी फुसफुसाई। लगभग हिचकी लेते हुए उसने अपने आंसू रोक लिए। तीसरे भाई, तुमने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया क्या? स्लेटर की आंखों में घबराहट की जगह धीरे धीरे अनिश्चितता ने ले ली। ये देखकर पेनी ने दूसरी ओर देखा और निराशा से अपनी छाती पकड़ ली। जब मैं उनके साथ हूं तो मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? वह मानसिक रूप से दिल खोलकर रोने लगी। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मुझे छुट्टी ही नहीं दी। स्लेटर ने क्षमा प्रार्थी दृष्टि से उसकी ओर देखा। सच कहे तो दूसरे दिन से लेकर आखिरी दिन तक की परीक्षा पहले दिन जितनी कठिन नहीं थी। पहले की तुलना में स्लेटर को यकीन था कि उसने काफी हद तक सही उत्तर दिए हैं क्योंकि पेनी ने अपने पाठों में उन सभी को शामिल किया था। ऐसा कहने में उसके अनिच्छुक होने का एकमात्र कारण ये था कि वह अभी भी निश्चित नहीं था और वह नहीं चाहता था कि वह अपनी उम्मीदें बढ़ाए, केवल निराश हो। पेनी, उसने पुकारा और उसकी पीठ पर धीरे से थपथपाया। पेनी, अब और मत रो। कौन जानता है? जब उसने अपनी अंतिम टिप्पणी की तो पेनी ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह उससे कुछ प्रकट करने की उम्मीद कर रही हो।
स्लेटर ने अपने होंठ एक साथ दबाए और एटलस की ओर देखा। शायद 5 दिनों में कोई चमत्कार हो जाएगा। रहने भी दो। पेनी ने उससे दूर देखा। इस खेल को देखने में असमर्थ थी क्योंकि ये देखने जैसा था कि वह अपना भुगतान कैसे खो देगी। निश्चित रूप से, जब यह आसान पैसा है तो आप इसे उतनी ही आसानी से खो देंगे, उसने जीवन का एक और सबक सीखते हुए खुद से कहा। मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा, कम से कम इसके साथ। इंतजार। मेरे स्टॉक मार्केट ट्रेडों के बारे में क्या? वे आसान पैसा नहीं है ना? मैं बाजार प्रवाह का अध्ययन करता हूं। और जैसे ही पेनी ने खुद को आश्वस्त करने की कोशिश की कि वह इस समय गुप्त रूप से जो संपत्ति बना रही थी वह आसान पैसा नहीं था और वह धोखा नहीं दे रही थी, स्लेटर ने अपनी आंखों के कोने से एक आकृति पकड़ ली। जब वह मुड़ा तो प्रोफेसर सिंह के पीछे आने से पहले उसने बटलर जेन को देखा। प्रोफेसर सिंह। स्लेटर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। अब उसे कुछ समय पहले सुनी गई बातचीत याद आ गई। वह यहाँ क्यों है? अंतिम परीक्षा सप्ताह कल ही समाप्त हो गया। किसी कारण से ये सोचकर उसका दिल उसकी छाती पर धड़क रहा था कि यह पेनी के बारे में था, न कि ट्यूशन सत्र के बारे में। जब बटलर जेन ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ हिलाया तो उसने उसे पेनी की ओर इशारा करते हुए देखा। मैं सही था। पेनी की ओर मुड़ने से पहले स्लेटर ने अपने होठों को एक पतली रेखा में दबाया। पेनी, ऐसा लग रहा है कि बटलर जेन तुम्हें बुला रहा है। पेनी, जो अभी भी मानसिक रूप से व्यस्त थी, अचंभित होकर उसकी ओर देखने लगी। क्या? बटलर जेन। उसने अपना अंगूठा एक दिशा की ओर किया जिससे उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां वह इशारा कर रहा था। बटलर जेन और प्रोफेसर सिंह को पकड़ते ही पेनी की भौहों के बीच गहरी रेखाएं दिखाई देने लगी। वह तुरंत समझ गई कि यह किस बारे में है, इसलिए वह मुस्कुराए और उसके सभी पिछले नाटक गायब हो गए। तीसरे भाई, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी, उसने कहा और टीम के लिए अपने पास रखे तौलिए नीचे रख दिए। इतना कहने के बाद पेनी बैंक से कूद गई और वहां भागी जहां बटलर जेन और प्रोफेसर सिंह थे। जैसे ही वह चली गई, स्लेटर ने उसकी छोटी पीठ को देखा। उसके होंठ एक पतली रेखा में खींच गए। मुझे यह मत बताओ कि यह उसके प्रोफेसर सिंह के प्रशिक्षु होने के बारे में है। स्लेटर ने गटक लिया और अपना सिर नीचे झुका लिया, अपनी आंखों में दुख और भय छिपा लिया। क्या वह अब जाने वाली है? उसने तौलिए को अपनी गोद में लपेट लिया। यदि हाँ, तो क्या हम उसे रहने दे सकते हैं? हाल ही में भाई बहनों को पहले की तुलना में बहुत करीब महसूस हुआ। हालांकि पेनी अभी भी गर्म और ठंडी थी, लेकिन ज्यादातर उदासीन थी। वह उदासीनता उसके बड़े दिल को कभी नहीं छिपाएगी। मैं नहीं चाहता कि वह जाए। अध्याय 205। वह एक बच्चे की तरह महसूस करती थी। जब पेनी बटलर जेन और प्रोफेसर सिंह के पास पहुंची तो बटलर जेन उन दोनों को चार्ल्स के गृह कार्यालय में ले गया। एक बार जब वे पहुंचे तो पेनी थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि उसकी माँ और उसके चाचा भी वहां थे। एक बार जब सभी लोग पेनी के साथ उसके माता पिता और उनके सामने प्रोफेसर सिंह बैठे थे तो प्रोफेसर सिंह ने औपचारिक रूप से पेनी को प्रशिक्षुता प्रदान करने की अनुमति मांगी। प्रोफेसर सिंह ने ईमानदारी से कहा, मुझे पता है कि पेनी बहुत छोटी है और उसकी उम्र के बच्चों को वही करना चाहिए जो अन्य बच्चे उसकी उम्र में कर रहे हैं। हालांकि मुझे बस यही लगता है कि पेनी अपनी उम्र के हिसाब से अधिक परिपक्व और बहुत स्मार्ट है और उसकी जैसी प्रतिभाओं को हमारे अध्ययन और शोध में अधिक रुचि हो सकती है। उन्होंने टिप्पणी की, मेरा इरादा अपमानित करने का नहीं था, लेकिन मैं वास्तव में इस संबंध में अकादमी के प्रधानाध्यापक के पास पहुंचा। आखिरकार मिस पेनी ने उल्लेख किया कि वह आगे बढ़ना चाहती है और अपनी माध्यमिक शिक्षा तेजी से पूरी करना चाहती है। मैंने उसे बस एक सिफारिश भेजी है। हालांकि मुझे पता है कि पेनी की साख पर्याप्त है, सुरक्षित रहना बेहतर है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि पेनी जल्दी स्नातक होने के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। ये प्रोफेसर सिंह थे और किसी भी स्तर की शिक्षा के लिए उनका व्यक्तिगत पत्र अत्यधिक माना जाएगा। एलिसन और चार्ल्स की आंखों में भाव देखकर प्रोफेसर सिंह ने आह भरी। यहाँ तक कि आमतौर पर शांतचित्त रहने वाले हेन्स को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह जानते हैं कि इस बिंदु पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। ये खबर अन्य लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। यदि प्रोफेसर सिंह किसी स्टार छात्र या कॉलेज में पहले से ही अपने क्षेत्र के बारे में किसी के पास आते तो वे संकोच नहीं करते, लेकिन ये बेनेट थे और ये तथ्य कि वे केवल अपनी असली बेटी के साथ फिर से मिले थे उनकी आंखों में अनिच्छा को स्पष्ट करता है। चार्ल्स ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, प्रोफेसर सिंह, मैं आपके प्रयासों और मदद की गहराई से सराहना करता हूँ। हमारा परिवार आभारी है और यह खबर बस यह आश्चर्यजनक है। वह रुका क्योंकि उसकी आवाज में गर्व के बावजूद यह अनिच्छा थी। एक पिता के रूप में, भले ही मैं उसके जीवन के पहले दशक में उसके साथ नहीं था, मुझे पहले से ही उस पर बहुत गर्व है। उसने पेनी के सिर को हल्के से थपथपाया। लेकिन आखिरकार ये पेनी का निर्णय है। एलिसन ने अपने होंठ भींचे और चार्ल्स की ओर देखा। एक सेकंड के लिए अपना मुंह बंद रखा। जब उसकी नजर पेनी पर पड़ी तो वह पेनी के हाथ तक पहुंची और उसे पकड़ लिया।
पेनी, उसने कहा, उसे बताने के लिए सही शब्द सोच रहे थे। ये बहुत अच्छी खबर है। आपके पिता और मैंने पहले ही निर्णय आपके हाथों में छोड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि जो भी हो, हमने आपका पूरा समर्थन किया है। पेनी ने अपनी मां के चेहरे का अध्ययन किया और उसके होंठ दबाए। एलिसन की आंखों में गर्व और अनिच्छा घूम गई, एक अजीब संयोजन। वह महसूस कर सकती थी कि एलिसन उसे मना करना चाहता था और उससे बात करना चाहता था। साथ ही उसकी मां भी नहीं चाहती थी कि पेनी इस महान अवसर का लाभ न उठा सके, जो उसके लिए अवसरों के और दरवाजे खोल सकता था। जब उसने चार्ल्स की ओर देखा तो उसने उसे हल्के से सिर हिलाया। ये ठीक है, वह फुसफुसाया, हमारे बारे में मत सोचो, आखिरकार ये तुम्हारे लिए ही है। फिर उसकी नज़र हेंस की ओर गई और उसने उसे मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए देखा। हेंस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि सब कुछ पहले ही कहा जा चुका था। यह एक निर्णय था जो पेनी को अपने लिए लेना था। अब जबकि परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं और गर्मी की छुट्टियां आ रही थीं, पेनी को आगे बढ़ने और जल्दी स्नातक होने के लिए परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मैंने हमेशा इस पल की कल्पना की है जब मैं एक बच्चे के रूप में जागती थी। जब उसने धीरे से अपनी आंखें अपने बड़ों से दूर कर ली तो एक विचार आया, लेकिन अब जब ऐसा हो रहा है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अपने दिल की गहराई में वह अभी भी ये प्रशिक्षुता लेना चाहती थी, लेकिन एक तरह से और हेडमास्टर ने कल जिस तरह से अपने प्रश्न पूछे, पेनी अपने दिल में घर कर रही इस भावना को नजरअंदाज नहीं कर सकी। ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग तैयार था, लेकिन उसका दिल तैयार नहीं था, अभी तक नहीं। हर कोई अपने मन में विभिन्न विचारों के साथ धैर्यपूर्वक उसकी ओर देखता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने इंतजार करते हुए अपनी सांसें भी रोक ली। उन्हें उम्मीद थी कि उनका जवाब उन सभी के लिए अच्छी खबर होगी। जब पेनी ने अपना सिर उठाया और प्रोफेसर सिंह पर अपनी नजरें गड़ा दी, तो पेनी मुस्कुरा दी। प्रोफेसर सिंह? हाँ, पेनी। संक्षिप्त विराम ने उनके दिलों को जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। वह एक बार फिर मुस्कुराए और बोली, क्या आप मुझे 1 महीना और दे सकते हैं? जो कुछ भी हुआ, उसके कारण मुझे प्रशिक्षुता के बारे में सोचने का समय नहीं मिल सका। यदि यह आपके लिए ठीक है, तो क्या आप मुझे कम से कम 1 महीना दे सकते हैं? उसने विनम्रता से पूछा। मेरा दिमाग नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा दिल अभी तैयार नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहता हूँ और शायद थोड़ा और आराम करना चाहता हूँ। एक पल के लिए हर कोई बस उसे देखता रह गया। एक और सेकंड के बाद जैसे ही उनके कंधे शिथिल हुए, उन सभी की आंखें नम हो गईं। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने रुकने के लिए कहा था या उसने अभी भी प्रशिक्षुता स्वीकार करने की योजना बनाई थी, जिससे उन्हें किसी तरह राहत महसूस हुई। लेकिन सच्चाई ये थी कि वह अभी परिवार के साथ रहना चाहती थी और फिर प्रशिक्षुता स्वीकार करना चाहती थी। बेशक पेनी, प्रोफेसर सिंह ने कहा, वास्तव में आपके पास तैयारी के लिए 1 महीने से अधिक का समय है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अभी भी उन परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी होगी जो आपको देनी है। मैं आज यहाँ आपके माता पिता से मेरे प्रस्ताव के बारे में आधिकारिक तौर पर पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि पिछली बार ये थोड़ा अचानक लग रहा था। पेनी के होंठ फैलते ही उसका चेहरा चमक उठा। प्रोफेसर सिंह ने उसे आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। फिर उसने एलिसन पर नजर डाली और एलिसन ने उसके कंधे पकड़ लिए और अपना सिर करीब झुका लिया। ये ठीक है बेबी, एलिसन ने पुचकारते हुए कहा, हम भी आपके साथ अधिक समय चाहते हैं। चार्ल्स ने पेनी के गालों पर हल्की सी चुटकी काटते हुए मुस्कुराया। जब उनका सामना प्रोफेसर सिंह से हुआ तो उन्होंने उस व्यक्ति की ओर सिर हिलाया और प्रोफेसर सिंह ने भी जवाब में सिर हिलाया। जहां तक हैंस की बात है, उन्होंने केवल राहत की सांस ली। हालांकि हैंस ने पहले से ही जहां भी वह थी वहां जाने की योजना बनाई थी। ये परियोजना वहीं हुई जहां उनका मुख्य कार्यालय था। जहां तक प्रोफेसर सिंह की बात है, उन्हें देखकर खुशी हुई कि पेनी का बेनेट परिवार के प्रति और अधिक स्नेह बढ़ता जा रहा है। जब वह पहली बार पेनी से मिला तो उसने पहले ही उसकी जाने की उत्सुकता को देख लिया था। हालांकि प्रोफेसर सिंह ऐसे रिश्तों में विशेषज्ञ नहीं थे, फिर भी वे उसके चारों ओर की दीवार को महसूस कर सकते थे। बताने की जरूरत नहीं है, उसने कैसे कहा कि वह जल्दी स्नातक होना चाहती थी और उसे कोई झिझक नहीं हुई, जैसे कि उसे यहाँ किसी से कोई लगाव नहीं है। लेकिन अब अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए बेनेट दंपत्ति का ये गर्मजोशी भरा दृश्य देखकर उसका दिल गर्म हो गया। जब मैं उससे पहली बार मिला था तब की तुलना में किसी तरह वह अब एक बच्ची की तरह महसूस करती थी। अध्याय 206। फिर आप क्यों जा रहे हैं? बिस्तर पर लेटी हुई पेनी चेहरे पर मुस्कान के साथ छत की ओर देखती रही। मुझे इसका अफसोस नहीं है, उसने खुद से कहा। ये सोचकर ही उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। यह एक अजीब एहसास था, ये देखते हुए कि उसने अवसर मिलते ही इस घर को छोड़ने की योजना बनाई थी। और भले ही अवसर न मिला हो, उसने अपने लिए एक खोलने की योजना बनाई। लेकिन अब वो थोड़ा टाल रही थी।
बस थोड़ा सा उस जीवन को लंबा करने के लिए जिसे बूढ़े और घायल पेनी ने कई वर्षों तक दिन रात सपना देखा था। बस थोड़ा सा ठीक होना है, थोड़ा सा, और मुझे पता है कि बाद में मुझे इसका पछतावा हो सकता है। वह फुसफुसाए और उसकी मुस्कुराहट नरमी में बदल गई। लेकिन ठीक है, चलो उस चिंता को कल के लिए छोड़ दें। शांति से पेनी ने बिस्तर पर अपने हाथ और पैर फैला दिए। इसके अलावा मुझे अब ये बिस्तर पसंद आ गया है। ये मुझे याद करने की तुलना में कहीं अधिक नर्म लगता है। उसे वास्तव में ये याद नहीं है कि उसका बिस्तर पहले कैसा महसूस करता था, लेकिन उसे वह सख्त गद्दा याद है जो उसके पास एक वयस्क के रूप में था। वह उन क्षणों को भी याद कर सकती है जब उसे थकावट के कारण फर्श पर सोना पड़ता था या अनगिनत बार डेस्क पर ही सो जाना पड़ता था। जब वह उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी जिनकी वह इस जीवन में अधिक सराहना करना चाहती थी, तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। पेनी ने बस अपना सिर उठाया और दरवाज़ा खुलने का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे उसने स्लेटर को दरवाजे में अपना सिर झांकते हुए देखा। पेनी, तीसरा भाई, उसने पलकें झपकाईं। यह क्या है? कुआं। स्लेटर ने अपना गला साफ किया और दरवाज़ा थोड़ा खुला रखते हुए अंदर चला गया। आप अभ्यास पर वापस नहीं आए, इसलिए मुझे लगा कि आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ओह, पेनी के होठों ने ओ आकार बनाया। हे, मैं फर्स्ट ब्रदर के लिए बुरा महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बस एक झपकी लेना चाहता हूँ। आह, स्लेटर ने अपना सिर हिलाया। आप झपकी लेने जा रहे हैं? योजना बनाना, अच्छा ऐसा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पेनी ने स्लेटर का अध्ययन किया, उसके जाने और दरवाज़ा बंद करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह बस दरवाजे के पास चुपचाप बैठा रहा। तीसरा भाई, क्या कुछ गड़बड़ है? नहीं, मेरा मतलब है, हाँ। स्लेटर ने अपना गला साफ किया। पहले भाई को भी मेरी चिंता है और दूसरे भाई को भी। आप दूसरे भाई के बारे में चिंतित क्यों हैं? उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। वह अपने क्षेत्र में है और यदि वह नहीं होता तो मैं इस दांव के लिए सारी उम्मीदें खो देता। मेरा वह मतलब नहीं था। स्लेट चौखट के सामने झुक गया और घुंडी को अपने पास पकड़ लिया। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट ब्रदर इस बार सचमुच उसे मार सकता है। आह, वो। पेनी उठ बैठी क्योंकि उसका चेहरा खट्टा हो गया था। आप सही कह रहे हैं, फर्स्ट ब्रदर बाद में उसे मार सकता है। या नहीं? मेरे जाने के बाद फर्स्ट ब्रदर कितना थका हुआ लग रहा था। उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण बेहोश हो जाएगा। वह शायद अभ्यास खेल के ठीक बाद खर्राटे ले रहा होगा। जबकि पेनी ने निष्कर्ष निकाला कि क्या हो सकता है या क्या नहीं, स्लेटर ने उस पर अपनी नज़र बनाए रखी। इसके अलावा वह रुक गई और उसने पीछे मुड़कर अपने तीसरे भाई की ओर देखा, केवल उसकी आंखों में उदासी और अपराधबोध को महसूस करने के लिए। तीसरे भाई, सब ठीक तो है? आप मुझे वह रूप दे रहे हैं? उसका दिल तेजी से धड़क उठा, यह मानते हुए कि कीथ ने स्लेटर के प्रतिशोध का बदला लिया है। क्या उस कीथ ने आपको फिर से चोट पहुंचाई? स्लेटर ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं, पेनी, मैं ठीक हूँ। हालांकि तुम ठीक नहीं लग रहे हो। उसने भौहें सिकोड़ ली। तीसरे भाई, क्या तुम अब भी मुझसे झूठ बोलोगे या मुझे खुद पता लगाना चाहिए कि क्या हुआ? वहां वह फिर जाती है, एक बड़ी बहन की तरह व्यवहार करती है। स्लेटर ने अपने होठों को फिर से दबाया, उसके गले में अचानक बनी गांठ को निगल लिया। ये बात नहीं है, पेनी। उसकी आवाज नम्र और अनिच्छुक थी, कमरे में प्रवेश करते हुए और दरवाजे के पीछे एक कदम रुकते हुए। ये सिर्फ जब मैंने कीथ के उकसावे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कुछ ऐसा उल्लेख किया जो मुझे वास्तव में पसंद नहीं है। पेनी ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया। क्या तुमने यह नहीं कहा कि शर्त के कारण तुम्हें गुस्सा आया? उस शर्त के बारे में कुछ है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है जो उसने कहा था। कुछ और भी है जिसने मुझे प्रेरित किया, क्योंकि वह जानता था कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने भ्रमित होकर अपनी ओर इशारा किया। आप मुझसे उस बंदर ने जो कहा उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ। उसने सिर हिलाया और गहरी सांस ली, इस प्रश्न का उत्तर सुनने का साहस जुटाया। पेनी, क्या तुम्हें बेनेट होने में शर्म आती है? मुझे पता है कि मुझे कीथ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। मैंने पहले इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन मैं थोड़ा उलझन में हूँ कि आप अभी भी रीड परिवार के नाम का उपयोग क्यों कर रहे हैं। उसका प्रश्न कुछ ऐसा था जिसकी पेनी ने इस जीवन में कभी अपेक्षा नहीं की थी। केवल इसलिए नहीं कि उसने इसे पसीना बहाने लायक भी नहीं समझा, बल्कि इस बिंदु पर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। आखिरकार उसने अपने पिछले जीवन के अनुभव के आधार पर यह निर्णय लिया। क्या उस बंदर ने कहा कि मैं रीड के परिवार का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि मुझे बेनेट होने पर शर्म आती है? उसने अनुमान लगाया और उसने अपनी आंखों की कड़वाहट को छिपाने के लिए दूर देखते हुए सिर हिलाया। मैंने रीड नाम का उपयोग इसलिए किया क्योंकि मैं हम सभी के लिए चीजों को जटिल नहीं बनाना चाहता था। स्लेटर ने भ्रमित होकर धीरे धीरे अपनी भौहें सिकोड़ लीं।
आपका क्या मतलब है? आप इसे हम सभी के लिए जटिल नहीं बनाना चाहते थे। मेरा मतलब है, नीना एक बैनेट है और स्कूल में हर कोई जानता है कि माँ और पिताजी के केवल 4 बच्चे हैं। इसलिए अगर मैं एक ही उपनाम के साथ स्कूल जाता हूँ तो लोग पूछना शुरू कर देंगे कि क्या हम रिश्तेदार हैं और हम सभी को परेशान करेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे रीड का उपयोग करना चाहिए, उसने कंधे उचकाते हुए समझाया। कुछ भी बोलने से पहले स्लेटर ने अपना मुंह खोला और बंद किया। तो जब हम आपके साथ चल रहे हों तो आप हमेशा दूरी क्यों बनाए रखेंगे? उसकी सांसें अटक गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कहा। पेनी ने अपना सिर झुकाते हुए प्यार से पलकें झपकाईं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ दिखना पसंद है। आप पहले इससे नफरत करते थे, उसने मन में उत्तर दिया। और हमेशा कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि हर कोई हमें ऐसे देख रहा है जैसे हम सर्कस में जोकर हैं। किसी भी तरह से मैं असुविधा से बचने के लिए वही करता हूँ जो मैं करता हूँ। वह आश्वस्त होकर मुस्कुराए। बुरा न मानो, स्लेटर ने उसकी उज्ज्वल मुस्कान का अध्ययन किया और अपने दिल में थोड़ी सहजता महसूस की। हालांकि घुंडी पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई क्योंकि उसके यहाँ आने का मुख्य कारण अभी तक नहीं पूछा गया था। एक और गहरी सांस के बाद उसने पूछने का साहस जुटाया, फिर तुम क्यों जा रहे हो? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।